चर्चा में। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, एक वन ऑफ इट्स वर्स्ट गैप डाउन्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट जैसा माहौल बन गया है, लेकिन ये काफ़ी हद तक आता हुआ नज़र आ रहा था बिकॉज शायद इनकी बातचीत, रशिया यूक्रेन की बातचीत कुछ ईल्ड कर नहीं रही थी। आपकी क्या व्यू बन रही है, आप जो इंडिकेटर्स को देख रहे हैं, कितनी परेशानी वाली पोजीशन है भारत के लिए? अजय देखिए, ऑयल प्राइसेस एट $130 ये आसान चीज़ तो है नहीं, ये एक प्रकार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस समय हम देख रहे हैं कि केवल ऑयल नहीं, कोल, कमोडिटीज़, ऑल एनर्जी प्राइसेस राइट नाउ आर देयर इज़ अ एनर्जी शॉक इन द वर्ल्ड। अब एनर्जी शॉक जब दुनिया में आता है तो उससे क्या होगा? ज़ाहिर है इसका सीधा असर ग्रोथ पे पड़ेगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, आप ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे। और ये जो एक्सक्यूज़ मी, ये जो सिनारियो होता है ये इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ग्लोबली जो सिनारियो है, भले वो इंडिया हो या और कोई कंट्री हो, इक्विटी के लिए बहुत अच्छा सिनारियो नहीं है। मार्केट बॉटम आउट कब होते हैं? जब या तो प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं या फिर कोई इवेंट में कोई टर्न होने वाला होता है, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। तो क्या फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट इस समय वर्स्ट ऑफ द न्यूज़ प्राइस इन कर रहा है, ये बोलना बहुत मुश्किल है। बिकॉज जो इवेंट का सीक्वेंस है अजय, वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं जा रहा है। इवेंट का सीक्वेंस सबने मार्केट में ये सोचा था कि भाई जी हाँ, वॉर नहीं होगी, अगर वॉर होगी तो उसका जल्दी कुछ हमको सोल्यूशन मिलेगा और ऑयल ऊपर नहीं, ऑयल थोड़े ही समय के लिए ऊपर जाएगा। तो इफ़ ऑयल इज़ हाई फॉर लॉन्ग एंड इफ़ कमोडिटी प्राइसेस स्टे वेयर दे आर, इसका सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा। इसका महंगाई पे प्रभाव पड़ेगा, मार्जिन पे प्रभाव पड़ेगा, डिमांड पे प्रभाव पड़ेगा। और जब ये होता है तो जो अंडरलाइंग एसेट्स होती हैं इक्विटीज़ की, वह रीप्राइस होती हैं। सो आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ रीप्राइसिंग ऑफ इक्विटीज़ एज एन एसेट क्लास। बॉटम लाइन यह है कि इस समय देखकर, सोचकर, संभल कर आपको मार्केट के अंदर ट्रेड और निवेश करना चाहिए। ये वो समय नहीं है कि जहाँ पर मैं बोलूँगा जी आप कॉन्ट्रा बायर बनिए क्योंकि सोना आपको चांदी के भाव पर मिल रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। ऑलराइट, मॉर्निंग निकुंज। तो संभल कर यहाँ ट्रेड करना होगा। ऐसे में जिन ट्रेडर्स को यहाँ पोजीशन लेनी हो, वो कौन से सेक्टर्स पर यहाँ पर फोकस कर सकते हैं? कोई स्टॉक स्पेसिफिक, या फिर आप लेवल्स भी यहाँ इंडिकेट करना चाहें मार्केट्स पर? देखिए, आज मार्केट गैप डाउन खुलेगा और गैप डाउन मार्केट जब खुलेगा तो जाहिर है हमें उसके बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर किस लेवल पर जाकर के एक सपोर्ट आता है। जो फ्राइडे का फिगर आया था एफआई का, वो करीब $1 बिलियन के आसपास का था। अगर उस प्रकार की सेलिंग चलती रहेगी तो इस मार्केट के अंदर नियर टर्म में ये बोलना कि ये एक लक्ष्मण रेखा है, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। हम हालांकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की बात कर रहे हैं, मगर एक बड़ा इवेंट और वो है कि आज उत्तर प्रदेश में लास्ट फेज ऑफ पोलिंग है, यानी शाम को एग्जिट पोल आ जाएंगे और कल सुबह एग्जिट पोल्स को लेकर के मार्केट रिएक्ट करेगा। मार्केट में एक प्रकार की धारणा है कि इस समय, ये मार्केट की धारणा है, मार्केट में इस प्रकार की धारणा है कि इस समय बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर कंफर्टेबल विक्ट्री मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो मार्केट बोलेगा कि भाई ये तो हमें पता था, मगर ऐसा नहीं होता है। कुछ भी अगर इलेक्शन के अंदर चेंजेस अगर आते हैं जो मार्केट एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, वह एक मंदी का और कारण हो सकता है। फिर वो उसके बाद आपके पास फेड है, 14-15 तारीख को फेड की मीटिंग है। तो इस समय इवेंट्स इतने ज़्यादा हैं प्रियंका कि मेरा ये मानना है, जो मैं 2 हफ्तों से बोल रहा हूँ, कि इस समय मार्केट में ट्रेड मत करिए। मार्केट वॉलेटाइल है, समटाइम्स वॉलेटाइल मार्केट आर नॉट द बेस्ट थिंग्स टू ट्रेड। अजय देखिए, डायरेक्शनली आप कहाँ जा रहे हैं? डायरेक्शनली इस मार्केट के अंदर मंदी है और रिस्क ऑफ है। हो सकता है 15-20% शेयर आपको आउट परफॉर्म करें, हो सकता है कुछ मिड कैप्स और लार्ज कैप्स स्टॉक्स कम गिरे। तो क्या आप वो छोटे से मार्केट पे फोकस करना चाहते हैं या बड़े मार्केट के ट्रेंड पे फोकस करना चाहते हैं? बड़ा मार्केट का ट्रेंड ये है कि आप नीचे जा रहे हैं, अनवाइंडिंग हो रही है, और जो छोटा ट्रेंड है वो छोटा ट्रेंड है कि 10 से 15% शेयर कम गिरेंगे या फिर उनके अंदर थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिलेगा। मेरा ये मानना है और मैं ये राय दूंगा व्यूअर्स को कि बड़े ट्रेंड पे नजर रखिए, और जो बड़ा ट्रेंड है अभी मंदी का ट्रेंड है। मुझे मालूम है निकुंज, ये बहुत ही स्कैरी टाइम्स हैं ट्रेडर्स के लिए, ऑफ कोर्स, इसलिए स्टॉप लॉसेस का महत्व और बढ़ जाता है, डिसिप्लिन का महत्व बढ़ जाता है। बट इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ी थोड़ी पूंजी हर महीने, हर क्वार्टर लगाते रहते हैं, कोई ऐसे एरियाज आपको नज़र में है या रेडार पे हैं जहाँ पेसिमिज्म पीक हो रहा हो, जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए? कोई सेक्टर्स या स्पेसेस ऑन रेडार?
अच्छा, आप सिप इन्वेस्टर हैं, आप लंबी अवधि के लिए लेते हैं, तो देखिए इससे भी बुरे दिन हमने शेयर बाजार में देखे हैं। मैं सबको ये रिमाइंड कराना चाहूँगा कि मई 2020 और अप्रैल 2020 में जो हुआ था इससे ज़्यादा हुआ था, इससे ज़्यादा शेयर बाज़ार को कठिनाई देखने को मिली थी और उसके बाद शेयर बाज़ार एक शानदार तरीके से वापस आया। तो जितनी बड़ी तेज़ी उतनी बड़ी मंदी। जिस प्रकार से शेयर बाज़ार गिराया, हो सकता है आने वाले समय में जब कंसर्न सारी एड्रेस होने लग जाएंगी एक लेवल के बाद शेयर बाज़ार गिरना रुक जाएगा। बट आई डोंट थिंक वी आर देयर येट। मगर किन क्षेत्रों के अंदर हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है? अच्छा, बड़े शहरों की, बड़े स्टॉक्स की अगर बात करें अजय, तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आप रिलायंस मेरे से ज़्यादा ट्रैक करते हैं। रिफाइनिंग मार्जिन ऑल टाइम हाई पर हैं इस समय। अगर आप देखेंगे तो पेट्रोकेमिकल की जो डिमांड शॉर्टेज है वो ज़्यादा रहेगी। रिलायंस अपना जो भी ऑयल इंपोर्ट करता है वो रशिया से नहीं करता है। तो ऐसी कंपनीज पे नज़र रखिए अजय, जिनको इस समय एक शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन की वजह से बेनिफिट मिलेगा। अगर रशिया का तेल नहीं आता है तो दुनिया में नया तेल कहाँ से आएगा? अगर नया तेल आने में समय लगता है, जो एग्जिस्टिंग तेल की जो सप्लाई चेन्स हैं उन कंपनीज को ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो जाएगी। तो उस आर्टिफिशियल शॉर्टेज के अंदर कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको बेनिफिट हो सकता है? मेरे हिसाब से उस पूरी प्रक्रिया को चेंज करिए, उसको समझना पड़ेगा। मेरा ये भी मानना है अजय, इस समय कमोडिटी स्टॉक्स में जो हमने उछाल देखा था, अब ये उछाल ऐसे लेवल पर आ चुका है जहाँ की वो डेंजरस हो चुका है। बिकॉज कमोडिटी कंपनीज को, हालांकि इस मेटल कंपनीज को रियलाइजेशन अच्छा मिलेगा, मगर क्रूड के दाम और कुकिंग कोल के दाम बढ़ चुके हैं। तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स इवन इन मेटल स्टॉक्स, जिसमें हम काफ़ी समय से बुलिश थे। और तीसरा क्षेत्र अजय जिसमें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए वह आईटी। बैड मैक्रो, बैड रुपी इज़ इनडायरेक्टली गुड न्यूज़ फॉर आईटी, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि ग्लोबली डिमांड क्रश होने वाली है। अगर डिमांड कम हो रही है तो ग्लोबल कंपनीज आईटी आउटसोर्सिंग और करेंगी। इंडियन आईटी कंपनीज ऑलवेज बेनिफिट व्हेन देयर इज प्रेशर इन ग्लोबल ग्रोथ, और उसके अंदर वीक मैक्रो अगर हो जाता है तो रुपी का भी उनको टेलविंड मिल जाता है। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप जोड़ेंगे अजय, तो मुझे लगता है आईटी विल आउट परफॉर्म। आई थिंक मेटल्स आर नियरिंग इट्स पीक नाउ इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और रिलायंस अजय, मतलब आप भी बताइए, आप रिलायंस ट्रैक करते हैं, अगर क्रूड और रिफाइनिंग मार्जिन में अपटिक आएगा तो रिलायंस क्यों नहीं ऊपर जाएगा? जी हाँ, और इनफैक्ट इस समय रिलायंस को ही लीजिए या और भी बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वैल्यूएशन जो कंप्रेस हो गए हैं, फॉरवर्ड वैल्यूएशन 5 साल के निचले स्तर पे हैं। ट्रेलिंग अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वो भी करीब करीब 10 साल के लेवल पे आ गया है। तो वैल्यूएशन कंप्रेशन भी बरकरार है। तो जो निकुंज बता रहे हैं कि ऐसे एरियाज को देखिए जहाँ फंडामेंटल्स स्ट्रांग है और धीरे धीरे आप इस कनेक्शन का फ़ायदा उठाएं। चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच निकुंज।